डियर फ्रेंड्स, अब इसमें हम देख रहे हैं आपका हिंदी का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। आपका जो भी आपके क्वेश्चन हैं उसके सारे के सारे सॉल्यूशंस देखेंगे हम, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आराम से देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक का ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप है जिसको आप फॉलो करते हैं, टेलीग्राम का हो, सभी पे आप इसको फॉरवर्ड करें ताकि सभी लोगों तक ये सॉल्यूशन पहुँच पाए। हमारा ही चैनल है जो आपको पूरे आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है, अदरवाइज़ कोई भी चैनल आपको पूरे आंसर्स प्रोवाइड नहीं करेगा। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को। और साथ ही साथ बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कर दे पहले ही। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे के सारे सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन पेपर के इस गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद में इसमें दिए गए जो सूचनाएं हैं उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। आपके पास सभी के पास क्वेश्चन पेपर होगा, नहीं भी है तो इसकी पीडीएफ लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, जो देख लीजिए। इसे पूछा है, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो वरदान है। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह क्या होता है, तो ये स्क्रीन होता है। इसके बाद में चिप का आकार कितना बड़ा होता है, तो आदमी के न्यू नाखून के बराबर के आसपास होता है। ये इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद में जो ये आप रेड कलर ये और ये ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये आंसर्स है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये आंसर किस चीज़ के हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रम साध्य का अर्थ क्या होता है, तो कठिन जो परिश्रम है उसको हम बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भरना है आपको। और कंप्यूटर की मेमोरी में, या मेमोरी आएगा, मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद में सब पार्ट में आ जाते हैं। तो सब पार्ट में आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर आज के युग का वरदान कैसे है, ये आपको बताना है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहा पैसेज जो आप देख रहे हैं, इस कलर, इसका ब्लू कलर है, तो हल्का लाइट ब्लू है। तो लाइट ब्लू में आपका जो कलर है ये इसका आंसर है। कंप्यूटर कैसे वरदान है, तो कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है, इसलिए वरदान है। कंप्यूटर भविष्यवाणी कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण और अध्ययन कर सकता है तथा दुनिया के किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है, इसलिए ये वरदान माना जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आप देखिए, दूसरा जो है लाल कलर में हमने हाईलाइट किया है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, ये वाला क्वेश्चन है। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, तो इसका आंसर भी पैसेज में दिया हुआ है। इसको आपको पूरा ध्यान से पैसेज को पढ़ना होता है, उसके बाद ही आपको आंसर मिलेगा। तो यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं का चुंबकीय टेप भरा जाता है, जिसमें चिप पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप आदमी के नाखून के बराबर होते हैं और इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। तो ये आपको पूरा लिखना था, ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से अब आगे हम देखते हैं और भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा जो पैसेज है इसको पढ़ना है आपको। और ये आपका जो है गद्यांश है, पहले पद्यांश था, यानी कि कविता है ये। तो इसको आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। तो पहला आंसर जो है, भगवान के डाकिये कौन है, तो यहाँ पे आपने देखा है कि भगवान के डाकिये जो है पक्षी और बादल है। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, वो पूछा गया है, एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है, तो ये आपको सुगंध भेजती है, इसका आंसर आ जाएगा। और डाकिया शब्द में ईया क्या है, तो प्रत्यय है, ठीक है। क्या है, डाकिया, जो पीछे लगता है आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है, और आगे जो लगता है वो उपसर्ग होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पूरे कविता को पढ़ेंगे तो संदेश दिया जा रहा है। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो भगवान के लिए डाकिये एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं, ठीक है, इसमें महादेश आएगा। और एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, दूसरा देश आएगा यहाँ पे। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट सब पार्ट में पूछा गया, भगवान के डाकिये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं और क्या क्या बाजते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, इसी कलर में हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तो भगवान के डाकिये एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं, उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाजते हैं, ये आपको लिखना था। जो कलर किए गए हैं यही केवल आपके आंसर्स हैं। इसके बाद में आ जाइए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया इसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है, इस काव्यांश में कवि क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए
सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फ़र्क नहीं समझा। वे कहते हैं एक देश से दूसरे देश को जाति सुगंध को कोई बांध नहीं सकता। इस कविता का भाषा तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त सरल भाषा है। ठीक है, ये हमने बता दिया कविता में जो जो बातें बताई गई हैं वो कवि ने कैसे कैसे बताया है ये सारी चीज़ें। अब इसके आगे खंड स की बात करें तो यहाँ पर दिए गए विकल्प, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई विकल्प गलत है तो ज़रूर हमें आंसर करके बताइएगा। हमने ऐसा जो भी अगर क्वेश्चन नहीं आए हैं डाउटफुल रहे उनको छोड़ दिया, बाकी हमने मैक्सिमम पॉसिबल आंसर्स दिए हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद का नाम आपको बताना है, तो इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ड्राइवर बस चला रहा है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है? तो इसमें सकर्मक क्रिया है। मोहन घर जाता है, इसमें कौन सा वाक्य जो क्रियापद है? तो जाता है, जो जाना जाना है क्या क्रिया है उसका। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका पूछा गया है क्वेश्चन, खिलौना किसने तोड़ा? क्रियापद बतावें, तो इसमें तोड़ा जो है तोड़ा है तो वो क्रिया हुआ। और उसके बाद में निम्न में से कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो धरती जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है और कपास भी होता है। ठीक है, इसके बाद में कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो उजाला जो है ये इसका आंसर नहीं है। कृष्ण का श्री कृष्ण भी है, काला भी है और 15 दिनों का पक्ष भी कृष्ण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें पूछा गया निम्न में से मित्र का सही अर्थ कौन सा है? तो दोस्त है, ये आपको सभी को पता है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा कनक का सही अर्थ नहीं है? कनक मतलब सोना भी होता है, गेहूं भी होता है, धतूरा भी होता है, कंगन नहीं होता है कनक का मतलब, तो घ ऑप्शन सही है। इसके बाद में यही छात्र कक्षा में प्रथम आया है, यह निम्न में से कौन सा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, अगर कोई भी ऑप्शन गलत लगे तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों, तो यहाँ पे कीवर्ड आया है तो यहाँ पे उपवाक्य है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, इसको देखते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है पहले आपको क्वेश्चन बताया तो रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से करना है। अव्यय पद वो पद होते हैं जिसको लगाने से उस वाक्य का कोई भी अर्थ परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। रमेश कल, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी। कल जल्दी आएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कल देर से आएगा, तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। पहला पहला प्रश्न कीजिए, फिर दूसरा आएगा। खूब मन लगाकर पढ़ो और परीक्षा में प्रथम आओ। मैंने पुकारा पर तुमने सुना नहीं। वह जल्दी चला गया इसीलिए ट्रेन पकड़ सका। तो ये इसके आंसर्स हैं। इसके बाद में आपका जो है और भी आप इसमें और भी शब्द भर सकते हैं जो इस वाक्य को सही बना सके, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, वाक्य किसे कहते हैं तथा रचना के आधार पर वाक्यों के भेद या ये नाम लिखने हैं आपको। तो शब्दों का सार्थक योग है जो वाक्य कहलाता है। दो वाक्य जुड़ करके जब सार्थक मीनिंग निकालें तो उसका अर्थ अगर सार्थक हो तो उसको वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर जो है आपके कितने भेद होते हैं वाक्य के? तो 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं उसको। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में इसमें आंसर्स देने हैं। तो चलिए इस गद्यांश को दिखाता हूँ। आज पीछे मुड़ कर देखती हूँ, ये मन्नू भंडारी का आपके चैप्टर से ये जो है आपका वो है पैसेज है, तो इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। और ये कहाँ से लिया गया है ये भी आपको पता ही होगा। ये आपका जो एक कविता है आपकी पूरी मन्नू भंडारी ने अपने अजमेर में जो दिन बिताए थे उसके बारे में जो है इसको बताया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर इस प्रकार है। इस गद्यांश की लेखिका का नाम क्या है? तो मन्नू भंडारी है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, लेखिका के पिताजी किस तरह और किन किन अंतविरोधी में जी रहे थे? तो लेखिका के पिता घोर अंतविरोधी के बीच जीते थे। एक तरफ उनमें विशिष्ट होने की लालसा थी तो दूसरी ओर वे सामाजिक ढांचे के अनुकूल ही रहना चाहते थे। तो इस तरह की वो जो है अंतर्विरोधों में जी रहे थे। यहाँ किस डॉक्टर साहब का जिक्र है और उन्होंने किसकी प्रशंसा की ये बताना है। तो यहाँ डॉक्टर साहब अम्बालाल है और उन्होंने लेखिका की प्रशंसा की। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, लेखिका कितने दिन पहले और कहाँ भाषण की चर्चा कर रही थी? तो इसके आंसर में हमें डाउट था इसलिए हमने नहीं दिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आंसर इसका बताइएगा। आप में से जिसको भी पता है वो आंसर कमेंट कर सकता है।
हम इंतज़ार करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7th, इसकी बात करें। इससे पहले हमने मैथ और साइंस के बना दिए, एसएसटी के अपलोड अभी करने वाले हैं और इंग्लिश का भी हो जाएगा और आप सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे देख पाएंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, और ईजी से ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। लेखक ई फादर फुल्के को मानवीय करुणा के दिव्य चमक इसलिए कहा गया है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व का भाव उमड़ रहा था, इसलिए उनको जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता है? पठित पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो कैप्टन असलियत में एक गरीब चश्मे वाला था। उसकी कोई दुकान नहीं थी, फेरी लगाकर वो अपने चश्मे बेचता था। उसका कोई ग्राहक नेताजी की मूर्ति पर लगे फ्रेम की मांग करता तो कैप्टन मूर्ति पर अन्य फ्रेम लगाकर वह फ्रेम अपने ग्राहक को बेच देता था। इसी कारणवश मूर्ति पर कोई स्थायी फ्रेम नहीं रहता था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है गया पाठ, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी? तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण इसलिए थी कि वे अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। वे सुबह मुँह अंधेरे उठते, गांव से 2 मील दूर नदी पर स्नान के लिए जाते, वापसी में पोखर के ऊंचे स्थान पर खंजड़ी बजाते हुए गीत गाते थे, इसलिए वो परेशान थे या अलग लगता था उनको। और 10वां आपका घ पाठ जो है, इसमें आपका है नौबत खाने में इबादत। पाठ का संदेश क्या है? तो नौबत खाने में इबादत नामक पाठ में एक और सादगीपूर्ण जिंदगी जीने का संदेश नहीं है, तो दूसरी ओर निरंतर अभ्यास करने के अलावा धार्मिक कट्टरता त्याग कर धार्मिक उदारता बनाए रखने, दूसरे धर्मों का आदर करने, अभिमान न करने, सफलता मिलने पर भी जमीन पर पांव टिकाए रखने तथा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता बनाए रखने का संदेश निहित है। ये इसका आंसर है। इसके बाद में 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें आपका एक पद है, उसको पढ़ना है, उसके बाद में इसके आंसर्स देने हैं। तो उपयुक्त काव्यांश के कवि का नाम आपको बताना है। तो ये जो कविता लिखी है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है और इसमें पूछा गया है कौन विरल और अनमने थे और क्यों? इसका आंसर यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ, मैं दिखाया तो आपको, यहाँ पर आ जाइए। तो इसमें पूछा गया आपसे कौन विरल और अनमने थे तथा क्यों? तो उन्मन और विरल बादल हैं क्योंकि सारा जगत भयंकर गर्मी से परेशान है। पेड़ पौधे सूख रहे हैं तथा जीव जंतु पानी के अंदर के जीव त्राही त्राही कर रहे हैं। प्राणी जगत की यह दयनीय दशा उनसे देखी नहीं जाती। ये अनमन और जो है अनमने और विरल जो है ये बादल थे, और क्यों दुखी थे या फिर कौन थे, तो ये यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन इसका पूछा है, कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? तो कवि बादल का आह्वान करता है कि वे बरस कर के गर्मी के ताप से तपी हुई धरती को शीतलता प्रदान करें। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, ये काव्यांश किस कविता से लिया गया है? इसमें निदाद किसका प्रतीक है? तो ये कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह नामक कविता की है और इसमें निदाद प्रतीक जो है वो गर्मी का, ताप का या धूप का है। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो राजा का धर्म किसी भी दशा में प्रजा को न सताए, वो प्रजा को सुख चैन का ध्यान रखे, ये होना चाहिए। उसके बाद में ख पाठ जो है इसमें पूछा गया है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कविता में बादल ललित कल्पना, क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। यह एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वह नई कल्पनाएं एवं नए अंकुर के लिए विध्वंस, विलव और क्रांति चेतना की ओर संदेश करता है। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका ग पाठ, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूजी क्यों लग रही थी? तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ अपनी बेटी के साथ अपने जीवन के सभी दुख बांटती थी। वह उसकी सबसे निकट और सच्ची साथी भी थी।
इसलिए अपनी बेटी का दान करते वक्त माँ को लगता है कि आखिरी पूंजी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। इसके बाद में आ जाइए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया घ पाठ जो है, इसमें पूछा गया घ पाठ में बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कवि अपने शिशु की मधुर मुस्कान को देखता है तो इतना प्रफुल्लित होता है कि उसके उदासीन गंभीर चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि यह मुस्कान तो मृतक में भी जान फूंक सकती है। यह शिशु तो ऐसा है मानो तालाब को छोड़कर कमल मेरी झोपड़ी में खिल रहा हो। कवि के निष्ठुर पाषाणवत हृदय में स्नेह की धारा फूट पड़ती है। इस प्रकार कवि के हृदय में अप्रत्याशित परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाइए 10th क्वेश्चन पे। तो 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आपके विचार से भोलेनाथ ने अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। भोलेनाथ, तो बच्चों की ये स्वाभाविक होती है विशेषता कि वो भोले होते हैं, निश्चल होते हैं, सरल होते हैं। अपनी मनपसंद चीज़ें मिलते ही वो अपने साथियों का साथ पाते ही अपने दुख को और रोना धोना सबको भूल जाते हैं। उन्हें अपने समान उम्र वाले साथियों का साथ अच्छा लगता है। वे उन्हीं के साथ तरह तरह के खेल खेलते हैं, अपने मन की हर बात तथा हर भाव उनसे बांटते हैं। भोलेनाथ को भी जब साथी बालकों की टोली दिखाई दी तो उनका खेलना कूदना देखकर वह गुरुजी की डांट फटकार तथा अपना सिसकना भूल जाता है और उसके साथ खेलने में मग्न हो जाता है। बच्चों के साथ उसे लगता है कि अब डर भय और किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि भोलेनाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना भूल जाता है। अथवा में फिर से आया है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो झिलमिलाते जो सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक कुछ इस तरह सम्मोहित कर रहा था कि जिसे देखकर लेखिका हैरान थी। उसे लग रहा था कि आसमान उलट पड़ा हो और सारे तारे हैं जो ज़मीन पर बिखर कर टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे हैं। ये उसको ऐसा लग रहा था, इसलिए वो मनमोहित या सम्मोहित हो रही थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। खंड घ जो है आपका, इसका आंसर, तो इसमें आपको रचना करनी है कोई भी एक। तो मेरा राज्य झारखंड है, इसमें आपको ये बिंदुओं को डाल लेना है। या जीवन में खेलकूद का महत्व, बेरोजगारी, ये आप किसी पे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खेलों का महत्व के ऊपर लिखा है, आप चाहे तो इसको रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि ये सब बच्चों के अलग अलग है तो सबके आंसर नहीं दिए हमने इसमें निबंध में। निबंध तो सभी को पता है, बार बार में हो जाता है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं कि ज़िंदगी में जो है खेलों का महत्व क्या है और कितना ज़रूरी है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, इसी का बचा हुआ जो पार्ट है ये और है, आप इसको भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अब आगे हम 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12वें में आपसे पूछा गया है अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये गर्ल्स के लिए लिखा है हमने, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए सभी लिख देते हैं बॉयज़ के लिए, तो ये गर्ल्स के लिए। परीक्षा भवन, कोई भी एड्रेस आपका जो डाल सकते हैं। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, 5 दिसंबर 2020। प्रिय सखी सलोनी, स्नेह। और तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई का विवाह तय हो गया है। इस अवसर पर मेरे सभी पुराने मित्र भी आ रही हैं या सहेलियां भी आ रही हैं। मैं चाहती हूं कि तुम भी विवाह उत्सव में अवश्य शामिल हो, इसलिए यह निमंत्रण पत्र भेज रही हूं। कार्यक्रम जो है इस तरह से, यहाँ पे दिनांक है, घुड़चढ़ी है, बारात प्रस्थान है और स्थान घर का आंगन, इस तरह से आपको लिख देना है जो कार्ड में छपता है। और दिनांक जो है आप अपनी मर्ज़ी से जो भी डालना चाहें। स्वागत भोज और स्थान जो है आप यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद में आगे की बातें जो है थोड़ा सा और आपको बता देना है। तो इसमें क्या बताना है आपको, तुम्हारे आने से विवाह उत्सव की खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। अपने आगमन की तिथि के विषय में शीघ्र से शीघ्र अति शीघ्र मतलब सूचित करें। हम तुम्हें लेने स्टेशन आ जाएंगे। माता जी एवं पिताजी को साथ लाना। विवाह की बहुत सी तैयारियां करनी है, अतः पुत्र समाप्त करती हूँ। ये पत्र है यहाँ पे एक्चुअली, अतः पत्र समाप्त करती हूँ, यहाँ पे पत्र आ जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने में। पत्र समाप्त करती हैं। माता पिता को मेरा सादर चरण स्पर्श कहना और बंटी को प्यार देना। शेष तुम्हारे मिलने पर
तुम्हारी सखी और जो भी आपका नाम है वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। यहाँ पे मित्र के लिए होता है तो बॉयज़ अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, विगत कुछ दिनों से अपने आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो चलिए इसको दिखाता हूँ कैसा पत्र होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको सेवा में लिख देना है थाना अध्यक्ष, जो भी आप एड्रेस डालना चाहें। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में एड्रेस नहीं दिया तो आप कोई भी डाल सकते हैं। दिनांक डाल देंगे। विषय ज़रूर लिखना आपको, अपराधों की रोकथाम के संदर्भ में। उसके बाद में, माननीय महोदय, मैं दिल्ली के तिलक नगर का रहने वाला हूँ। मुझे अत्यंत दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी कॉलोनी में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं। पहले ये कॉलोनी शांति प्रिय थी, अब वहाँ पर हम भय में जी रहे हैं। महिलाएं तो घर से निकलने में कतराती हैं। कुछ सप्ताह पहले ही 2 महिलाओं को किसी राह चलते लुटेरे ने पर्स छीन लिया, और कल तो हद ही हो गई कि सामने किसी काम से मेरी माताजी खड़ी थी, वह राह चलते किसी ने उनका चैन खींचकर कोई उनकी चैन खींच करके भाग गया। घर के सभी सदस्य उसके पीछे भागे, परंतु वह तेज़ी से 9-2-11 हो गया। पूरे क्षेत्र में चोरी व छीनने की घटनाओं के कारण भय का माहौल बना हुआ है। लोग घर से निकलने में भी कतरा रहे हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, हमारी उचित सुरक्षा का प्रबंध करें। प्रतिदिन पुलिस की गश्त लगाते रहें, इससे हमें सुरक्षा का भाव मिले। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बाकी आके धन्यवाद और आपका नाम जो है वो लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें आपको सड़क सुरक्षा के लिए आकर्षक विज्ञापन 50 शब्दों में तैयार करें। तो आपको कोई भी एक चित्र बना देना है सड़क सुरक्षा के ऊपर, उसका स्लोगन लिख देना है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, सड़क सुरक्षा की बत्तियाँ बना सकते हैं आप, लाइट्स बना सकते हैं। इस तरह से आप बना देंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे इस ट्रैफिक की नियमों का सम्मान। और उसके बाद में कुछ स्लोगन लिखने हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें केवल आपको करना ये है कि इस तरह से आपको कुछ लिख देना है। जैसे कि यातायात के नियमों में बरतो सख्ती, तभी होगी मिलेगी दुर्घटना से मुक्ति। गाड़ी चलाते समय ना करो इतनी मस्ती कि ज़िंदगी नहीं है इतनी सस्ती। और फिर से देखो बाएं दाएं, अगर जो मोटर गाड़ी आए, हार्न घंटी पड़े सुनाई, तभी ज़रा रुको जाना भाई। ये सब मतलब आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पर अथवा में जो पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। तो अथवा में आपसे जो पूछा गया क्वेश्चन, इसमें पूछा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो इस तरह से आप ग्लोब बना सकते हैं या पेड़ बना सकते हैं। और पेड़ बना करके आप जो है, हमें समझना होगा पर्यावरण रक्षा का मूल, क्योंकि इससे खिलवाड़ करना होगा एक बहुत बड़ी भूल। और इस तरह से आप बना सकते हैं। चाहे तो आप दूसरे भी पेड़ बना करके ये लिख सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर देखिए, हमने जैसे 50 शब्दों में बोला है, तो अपने जीवन को बचाना है तो हमें एक साथ जुट हो करके पर्यावरण को सुरक्षित करना है। आज कल कभी नहीं आएगा, हम सबको मिल कर के पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए सहयोग देना होगा। हमें पेड़ों को काटने से बचाना होगा, बहुत सारी मात्रा में पेड़ लगाने होंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा। आइए मिलकर पर्यावरण बचाएं। इस तरह से आप जो है एक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। तो ये था आपका जो क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक का बटन दबा दीजिए। सभी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, सभी में आप इसको फॉरवर्ड करिए ताकि सभी तक सोल्यूशन पहुंच पाए। सभी सब्जेक्ट के सोल्यूशंस देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ पे सोल्यूशन की लिस्ट दी गई है, लिखा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हर चीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन देखने के लिए बने रहें। और जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो की लंबाई देखें, वीडियो का टाइम देखें, और वीडियो अपलोड कब हुआ ये भी देखें, तो ही आपको सही वीडियो मिलेगी। आपको 1 महीने पहले का वीडियो जो है मॉडल पेपर्स के, वो नहीं मिलेंगे। जब मॉडल पेपर जारी होता है तभी आपको वीडियोज़ मिलते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि उसकी लेंथ क्या है, क्या वाकई में वो वीडियो पूरा सोल्यूशन देगा। अगर 20 मिनट से कम लेंथ है किसी वीडियो की तो वो पूरा सोल्यूशन नहीं देगा। 10 मिनट में कोई भी पूरा सोल्यूशन किसी भी पेपर का नहीं बता सकता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, कमेंट करें। और जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है और जिसका आंसर हमने पूछा है ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।